Hey guys, I welcome you all on the Gravity Circle Biology channel. Dear students, आज की क्लास में हम लोग आगे का पोर्शन कंटिन्यू कर रहे हैं. चैप्टर केमिकल कंट्रोल, हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है बेसिकली उसके बारे में पढ़ रहे हैं. और हम लोगों ने ऑलरेडी कुछ एक ग्लैंड्स कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि हम ऐसे सोच के चलें कि जिस प्रकार से हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में देखा कि ग्लैंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था बॉडी के मतलब हम बोलेंगे एक प्रकार से कि कंपार्टमेंटलाइजेशन करके. हेड एरिया के ग्लैंड्स, फिर हम नेक एरिया के ग्लैंड्स पढ़ रहे थे, राइट. फिर हमने थोरैसिक एरिया का ग्लैंड पढ़ा, थाइमस. अब हम स्टार्ट करेंगे अब्डोमिनल एरिया में कौन से ग्लैंड्स हैं, जिसमें कि हमें दो ग्लैंड्स पढ़ने होते हैं. एक होता है हमारे पास में एड्रीनल ग्लैंड और एक होता है हमारे पास में पेनक्रियाज. अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पहले एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है. व्हाट द नेम एक्चुअली इंडिकेट्स, इसके नाम से पता चलता है आपको कि एड और रीनल ये दो वर्ड रूट हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक में, जहां पर एड का मतलब है यहाँ पर बेसिकली एडजेसेंट टू, ठीक है, और रीनल का मतलब हो जाता है किडनी. तो ये ऐसा ग्लैंड हो जाएगा जो कि किडनी के एडजेसेंटली लोकेटेड है, और इसको ज्यादा बेटर हम बोलें अगर तो ये किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है. इसीलिए एड्रीनल ग्लैंड का अनदर नेम बताती हूं आप लोगों को. इट इज ऑल्सो नोन एज सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है. किडनी के ऊपर है क्योंकि इसीलिए सुप्रा शब्द इस्तेमाल किया, और रीनल क्योंकि किडनी के ऊपर है इसलिए रीनल, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है. ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ग्लैंड है डेफिनेटली, क्योंकि इससे मतलब बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स बनता है जो कि हमारी बॉडी को अलग अलग प्रकार की कंडीशंस में हेल्प करते हैं. जैसे कि हम बोलेंगे इमरजेंसी कंडीशंस हो जाएं, स्ट्रेस कंडीशंस हो जाएं, ठीक है. तो बहुत सारी चीज़ों में हमारी एड्रिनल ग्लैंड हेल्प करते हैं. कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, ये वाली बात हम समझते हैं. और लोकेशन तो हमें पता चली गई है कि ये किडनी के जस्ट ऊपर की तरफ लोकेटेड है. कितने हैं, 1 पेयर है, क्योंकि किडनी कितनी है, 1 पेयर है, इसीलिए ग्लैंड्स भी 1 पेयर हमारे पास में प्रेजेंट है, ठीक है. तो देखें अगर इसका स्ट्रक्चर, तो अब हमारे लिए बहुत इजी कि हमें लोकेशन तो पता ही है. ये किडनी प्रेजेंट है और किडनी के जस्ट ऊपर लोकेटेड हम लोगों को नजर आते हैं हमारे एड्रीनल या तो फिर हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड्स, ठीक है, जो कि दोनों साइड पे हम लोगों को नजर आ रहे हैं. जब भी हम लोगों को एड्रीनल ग्लैंड या कोई भी और ग्लैंड हम जब भी पढ़ते हैं तो हम हमेशा देखते हैं कि उस ग्लैंड के अंदर टिश्यूज कौन कौन से प्रेजेंट हैं. तो हम बेसिकली एक सेक्शनल व्यू लेते हैं, जैसे कि हमने थायराइड ग्लैंड का भी एक सेक्शनल व्यू लिया और पढ़ा, हमने थाइमस ग्लैंड का भी एक सेक्शनल व्यू लिया और पढ़ा, और उससे हमें ये पता पड़ा कि उसमें किस प्रकार के तरीके से एंडोक्राइन टिश्यूज जो हैं उनकी लोकेशन है, उनकी पोजिशनिंग है, ठीक है. तो हम अब देखते हैं इसका बाय द वे स्ट्रक्चर वाइज इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं एड्रिनल ग्लैंड के अंदर. 1 मिनट रुक जाओ, बोलने में आज ठंड है थोड़ी, तो पूरा वो हो रहा है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, धुआं जम रहा है चश्मे पे, ठीक है. चलो ऐसे ही पढ़ेंगे. एड्रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड के स्ट्रक्चर के रिस्पेक्ट में जब देखें, सेक्शनल व्यू अगर हम लोग कट करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि एड्रीनल ग्लैंड में भी थाइमस ग्लैंड की तरह ही कॉर्टेक्स और मेडुला पोर्शन होता है. मतलब कि यहाँ पर भी 2 पोर्शंस हो गए, 2 पार्ट हो गए एक ग्लैंड के, ठीक है. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एकदम ध्यान से देखेंगे. एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है. Sectional view, whenever we take a sectional view of this particular gland, we get 2 parts, ठीक है. One is going to be the outer cortex area, ठीक है, and this outer cortex area is going to occupy large space of this particular gland. मतलब कि adrenal gland के अंदर कॉर्टेक्स एरिया ज्यादा है और मेड्यूला एरिया कम है, ठीक है. तो आउटर कॉर्टेक्स हो जाएगा करीबन 75% के आसपास में कॉर्टिकल एरिया है इसका, ठीक है. ये आउटर कॉर्टेक्स के अंदर फर्दर हमारे पास में डिफरेंट लेयर्स आएंगी, वो हम अभी देखते हैं. इनर पोर्शन क्या है इसका, इट विल बी मेड्यूला. इनर इज गोइंग टू बी द मेड्यूला, और वो करीबन 25% के आसपास में लोकेशन का पोर्शन एरिया मतलब जो है कवर अप करता है, ठीक है. तो अगर देखें कॉर्टेक्स और मेड्यूला, 2 चीजें मालूम पड़ी, 75% कॉर्टेक्स, 25% मेड्यूला, और इनके हार्मोन्स अलग अलग सीक्रेट होते हैं, ठीक है. इनफैक्ट जो कॉर्टेक्स एरिया है उसकी फर्दर भी सब लेयर्स हैं 3.
है ना, और वो तीनों सब लेयर से अलग अलग हार्मोन बनते हैं और मेड्यूला से भी हार्मोन बनते हैं। तो मतलब ये हो गया कि एड्रिनल ग्लैंड बहुत सारे हार्मोन्स का सोर्स है और इसीलिए अगर इस ग्लैंड में कोई डिसफंक्शन या अबनॉर्मलिटी होती है तो पूरी की पूरी बॉडी अफेक्ट होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं अभी कि कॉर्टेक्स और मेड्यूला के क्या फर्दर सब लेयर्स हम लोगों को देखनी होती है। तो जब हम लोग एड्रिनल ग्लैंड की बेसिकली फर्दर हम इसके अंदर के जो सेक्शनल व्यू हमने लिया ना, उसके इंडिविजुअल टिश्यू लेयर्स को बहुत ध्यान से इलैबोरेट करें और समझें और देखें, विजुअलाइज करें, तो हमारे सामने ये बात आती है कि जो एड्रिनल ग्लैंड है उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर एक कैप्सूलर लेयर होती है जो कि उस ग्लैंड को प्रोटेक्टेड रख सके। ये तो पहली बात। दूसरी बात ये कि जो कॉर्टेक्स एरिया है उसके अंदर 3 लेयर्स दिखती हैं। जब हम लोग आउटसाइड से इनसाइड पढ़ना चालू करते हैं कॉर्टेक्स की लेयर्स को, तो हम ये देखते हैं दैट द आउटरमोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज अ जोन। हम उसको क्या बोल रहे हैं, एक जोन है। ठीक है, ग्लैंड के कॉर्टेक्स पोर्शन में एक जोन है ये, और उस जोन को क्या बोल देंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये आउटर मोस्ट है। अब मैं अगर आप लोगों को थोड़ा सा हाईलाइट करके देती हूं, तो मैं हाईलाइट कर रही हूं उसको, मान लो येलो में, ठीक है, या ऑरेंज येलो में। तो देखना इतना पोर्शन जो है ना, इतना पोर्शन जो है ये है जोना ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये तो एक पिक्चराइजेशन है और ये वाला एक रियल इमेज है जो साइड में बना हुआ है, ये एक रियल इमेज है। ठीक है, एक तो हमें ये पोर्शन दिखा, दूसरा देखते हैं। दूसरे में हमें मालूम पड़ता है कि जो मिडिल लेयर है हमारे पास में एड्रिनल कॉर्टेक्स में, जो मिडिल लेयर बना रही है वो है हमारी जोना फैसिक्युलेटा। ठीक है, और ये लेयर को अगर हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है देखने मात्र से ही कि इस पर्टिकुलर लेयर के अंदर तो सबसे ज्यादा थिकनेस है। ठीक है, मतलब कि हम ये इमेजिन कर पा रहे हैं कि जोना फैसिक्युलेटा कैन बी सेड एज द थिकेस्ट लेयर। It can be said as the thickest layer in the adrenal cortex. Cortex portion की thickest layer कौन सी है? It is going to be the zona fasciculata. ठीक है, this one. Okay. The next one will be zona reticularis, which is going to be the innermost one. ठीक है, सबसे अंदर की हो जाएगी innermost layer of cortex will be zona reticularis. ठीक है, ये 3 तो हमने कॉर्टेक्स की लेयर्स देखी। तो मैं इन सबको साथ में मिला के क्या लिख देती हूँ, मैं इन तीनों के आगे एक ब्रैकेट बना के यहाँ पर मैं सिर्फ इधर सी लिख देती हूँ, मैं एक स्टार बना देती हूँ, ये स्टार है। ठीक है, और ये स्टार का मतलब यहाँ लिख देती हूँ कि ये हो जाएगा हमारा कॉर्टेक्स। ठीक है, कितने लेयर्स है, 3 लेयर्स है। ठीक है, ये समझ आया हमें। अच्छा, इसके अंदर प्रेजेंट होता है जोना सारी खत्म हो गई कॉर्टेक्स की, तो अंदर का पोर्शन एड्रिनल ग्लैंड का जो होता है वो होता है मेड्यूला पोर्शन, और मेड्यूला पोर्शन जो होता है उसके अंदर फर्दर कोई सब लेयर नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ सिंपली देखें इतना पोर्शन जो है ये हो जाएगा हमारा एड्रिनल मेड्यूला। ठीक, तो आई रियली होप कि हमें ये लेयर समझ में आ गई है। अब याद करने के तरीका रहता है आउटर से इनर में। बहुत पुराने टाइम से इनफैक्ट काफी लोग ऐसे ही याद करवाते हैं, इनफैक्ट हमारे टीचर्स ने भी ऐसे याद करवाया था कि किडनी के अंदर बेसिकली हम लोग बात करते हैं नेफ्रॉन्स में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में, राइट। तो अगर आप लोगों को भूल जाओ लेयर का अरेंजमेंट कैसे है, तो आप लोग GFR ऐसे याद रखना। ठीक है, तो अगर आप GFR याद रखते हो तो आपको याद रह जाएगा कि ओरिएंटेशन कैसा है, ग्लोमेरुलोसा, फैसिक्युलेटा एंड रेटिकुलरिस। इस प्रकार से तीनों लेयर्स जो हैं from the outside to the inside they are arranged in this manner. ठीक है, इतना क्लियर है, इतना सभी लोगों को क्लियर हो गया। तो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर हमें जो स्ट्रक्चर है पोर्शन वो समझ में आ गया। अब इन इंडिविजुअल लेयर्स के हार्मोन्स की जब हम बात करना स्टार्ट करें, ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों के सामने एक फ्लो चार्ट ऑफ हार्मोन्स बना रही हूँ, फिर हम लोग इंडिविजुअल लेयर के हार्मोन्स के डिटेल्ड फंक्शंस देखेंगे। ये ग्लैंड को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड लेके मत चलना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस नीट में फ्रेम होते आए हैं अभी तक। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं हम लोग
हम लोग इसका एक फटाफट से फ्लो चार्ट बना रहे हैं। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, जिसका एक और नाम क्या है, सुप्रा रीनल ग्लैंड हॉर्मोन्स, ठीक है, हॉर्मोन्स है ना। अच्छा, हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारे पास में वो हो जाएगी जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। फिर हो जाएगी हमारे पास में जोना फैसिक्युलेटा, और फिर हो जाएगी हमारे पास में जोना रेटिक्युलरिस, ठीक है, ये हो गई 3 रेटिक्युलरिस है ना। और 1 सेकेंड, जोना रेटिक्युलरिस, ठीक है, ये हुआ। और ये हमारे तीनों हुए कॉर्टिकल हॉर्मोन्स, कॉर्टेक्स लेयर के। तो मैं एड्रीनल ग्लैंड के अंदर इसको भी मैं रख रही हूं किस कैटेगरी में, कॉर्टेक्स में, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के हॉर्मोन्स थे ये सारे, या इतना खराब तरीके से लिखने की भी जरूरत नहीं है 1 मिनट रुक जाओ प्लीज, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के तीनों हमने ऐसे देखे, ऐसे सिंपली देखते हैं। अभी देखते हैं कि फिर आता है हमारे पास में इनर मेड्यूला वाला पोर्शन, उसमें हम बोलेंगे एड्रीनल मेड्यूला, उसके हॉर्मोन्स के, ठीक है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिक्युलेटा और जोना रेटिकुलरिस, ये तीनों किस पोर्शन के अंदर फॉल हो रहे हैं, तो हम बोल देंगे ये तीनों फॉल हो रहे हैं अंडर दी वी कैन से कॉर्टेक्स। ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड प्लीज, दिस इज अ माइनर इम्बैलेंस, और ये माइनर इम्बैलेंस मुझे पसंद नहीं आ रहा है, इसको फटाफट से थोड़ा सा करेक्ट करके लिखते हैं। ओके, देन वी आर एक्चुअली स्टडिंग अबाउट द एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, ठीक है, जिसके अंदर हमने कॉर्टेक्स में पढ़े हैं तीनों लेयर्स, है ना, ये देखना ध्यान से। अच्छा, अब सही है थोड़ा सा, है ना। अब ये हो गया हमारे पास में ऐसे करके डिवीजन, ठीक है। अब देखें, ग्लोमेरुलोसा के हॉर्मोन्स की कैटेगरी का नाम है, सुनना ध्यान से, जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर के हॉर्मोन्स जो हैं वो एक कैटेगरी में फॉल होते हैं। उस कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। क्या बोलते हैं? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। मैं वर्ड को तोड़ के बताती हूं हमेशा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखते हैं जोना फैसिक्युलेटा, जो कि थिकेस्ट लेयर थी, के हॉर्मोन्स एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिवली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और जोना रेटिकुलरिस के जो हॉर्मोन्स होते हैं उनको हम लोग बेसिकली सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर हमारे सामने कौन सा हार्मोन बहुत प्रीडोमिनेंटली प्रोनाउंस्डली आता है, उसका नाम होता है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। तो एल्डोस्टेरॉन इज गोइंग टू बी द एग्जाम्पल ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर कौन सा हार्मोन आता है एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम बोलेंगे एक आता है हमारे सामने कॉर्टिसोल, एक आता है हमारे सामने कॉर्टिसोन, एक आता है हमारे सामने कॉर्टिकोस्टेरॉन, ठीक है। तीनों सेम साउंड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है मैंने इनको हाइट वाइज अरेंज कर दिया, ठीक है। तो कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये 3 हार्मोन्स हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में पढ़ते हैं। और हमारी थर्ड कैटेगरी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स के अंदर हमारे सामने जो हार्मोन आते हैं वो बेसिकली टेस्टोस्टेरॉन लाइक हार्मोन्स हैं, जिसके अंदर नाम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन, एक तो ये हार्मोन है, पूरा नाम है ये, ठीक है। एक हार्मोन है एंड्रोस्टेन डायऑन, और एक हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरॉन। और प्लीज बिल्कुल भी डरना मत कि ये हार्मोन्स क्या लिख दिए हैं मैम ने, दीज आर बेसिकली द प्रिकर्सर हार्मोन्स ओनली ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। एंड आई रियली होप कि ये हार्मोन्स जो हैं ये मैंने सही लोकेशन पे लिखे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेरी फोटो आ रही होती है और उसके पीछे टेक्स्ट छुप जाता है, ठीक है। तो डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन, एंड्रोस्टेन डायऑन एंड टेस्टोस्टेरॉन, ये हुए। मेड्यूला के कौन से हार्मोन्स हैं देखें, तो मेड्यूला के हार्मोन्स जो हैं हमारे, वो हैं हमारे एड्रिनलिन, ये तो न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है,
एंड नॉर एड्रीनलिन, ठीक है, ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर की तरह भी फंक्शन करते हैं न्यूरॉन्स में, और ये हार्मोन की तरह भी रिलीज होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है। तो इतने टोटल हार्मोन्स है हमारे सामने, एड्रिनल ग्लैंड हार्मोन की खदान है एक तरीके से, है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन पढ़ना। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे जोना ग्लोमेरुलोसा के हार्मोन्स, जिनको हम लोग मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। कब? ब्रीफ अकाउंट के इन हार्मोन्स का फंक्शन क्या है। ओके, so let us just start with it now. 1 second please. I'll write it on the white slide. Okay. So like हार्मोन का नाम बताया क्या हमने, कैटेगरी का नाम क्या बताया, और किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हम देख रहे हैं सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है, और इसके हार्मोन्स की कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग जो एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसका नाम है एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। अब ये कब रिलीज होता होगा, इस हार्मोन के रिलीज होने के लिए क्या स्टिमुलस चाहिए बॉडी को, ठीक है, तब समझना। कभी बाय एनी चांस किसी इंसान का ब्लड प्रेशर कम है, मतलब कि उस इंडिविजुअल की बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में सोडियम की कमी है, ठीक है, सोडियम आयन नहीं होंगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लो हो जाएगा, और ये एक स्टिमुलस है जिसमें एड्रिनल ग्लैंड स्टिमुलेट होता है और वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड बनाता है। अब एक थोड़ा सा अजीबोगरीब सा एग्जांपल देके इस शब्द का मतलब समझते हैं। मिनरलो का मतलब यहां पर है मिनरल्स, और मिनरल्स से इसका बेसिक मतलब है सोडियम वाले मिनरल का, पोटेशियम वाले का नहीं, ठीक है। सोडियम का है मीनिंग यहाँ पर मेनली, ठीक है। और कॉर्टिकॉइड में कॉर्टिकॉइड ऐसे मान लो तुम लोग की फोर्टिफिकेशन, ठीक है, वैसे यहां पर फोर्टिफिकेशन से रिलेट करो। जैसे कभी कभी तेल खरीदते हैं तो विटामिन डी फोर्टिफाइड सनफ्लावर ऑयल ऐसे करके बेचते हैं, ठीक है। विटामिन डी फोर्टिफाइड सोयाबीन ऑयल, विटामिन डी फोर्टिफाइड ग्राउंड नट ऑयल, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये उसके अंदर बढ़ाया हुआ है, तेल में एक्स्ट्रा कुछ ऐड करा हुआ है, ठीक है, ताकि वो बढ़ जाए कंटेंट में, है ना। मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब है मिनरल को ब्लड में बढ़ाना, ठीक है। कॉर्टिकॉइड्स यहां पर बेसिकली क्या करते हैं, इकट्ठा करवाने का काम है, ठीक है। तो इनका मेन काम क्या है, दे बेसिकली एक्चुअली इंक्रीजेस द लेवल इन ब्लड, ठीक है। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड में एल्डोस्टेरॉन सोडियम को ब्लड में बढ़ाता होगा, है ना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, सोडियम को ब्लड में बढ़ाता होगा, ये हो जाएगा हमारा मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो जब भी हम लोग जोना ग्लोमेरुलोसा के बारे में बात करते हैं तो इसका स्टिमुलेशन क्या है, इसको एक पाथवे के फॉर्म में समझना, ठीक है। व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है, जब ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ठीक है ना। इसको और क्या बोलूं, और करके बोल सकते हैं अपन यहाँ पे थोड़ा बहुत, ठीक है, ताकि तुम्हारे दिमाग में इसकी प्रॉपर इमेज बने कि मैं एक्चुअल में क्या बोलना चाह रही हूं। व्हेन ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस और सोडियम लेवल डिक्रीजेस इन ब्लड, ठीक है। और एक बात बताती हूं, एंड सोडियम लेवल ब्लड में तब कम, जब भी कम होता है तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन ब्लड में बढ़ाया जाता है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, जब ब्लड प्रेशर कम हुआ या सोडियम जो है वो कम हुआ या पोटेशियम ब्लड में बढ़ गया, है ना। और करके क्या बोलेंगे, पोटेशियम लेवल इंक्रीजेस इन ब्लड। जब भी ये तीन में से कोई भी एक केस है हमारे सामने, जब भी ये तीन में से कोई भी एक केस है हमारे सामने, तो स्टिमुलस जाएगा किसके पास में, एक स्टिमुलस जाएगा हमारे एड्रिनल ग्लैंड के पास में, ठीक है। और एड्रिनल ग्लैंड बनाएगा क्या, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो इट विल सीक्रेट मिनरलो, और ये क्या हुआ, मिनरलोकॉर्टिकॉइड इन ब्लड, ठीक है, दैट इज एल्डोस्टेरॉन इन ब्लड, ठीक है। अच्छा,
अब मेरे को बता दो कि एल्डोस्टेरोन क्या करेगा। ठीक है, इसको कुछ तो काम करने के लिए भेजा है, तभी तो बनवाया है इसको। एल्डोस्टेरोन क्या करेगा? नाउ एल्डोस्टेरोन विल बेसिकली गो एंड एक्ट ऑन द किडनी। ये किसके ऊपर काम करने वाला है? किडनी के ऊपर। ठीक है, तो इट विल एक्ट ऑन किडनी। ठीक है, किडनी पे क्या काम करेगा ये? इट विल स्टिमुलेट the reabsorption of sodium ions from distal convoluted tubule and collecting duct, ठीक है, बैक इनटू द ब्लड। मतलब कि क्या करेंगे? यूरिन या फिल्ट्रेट से सोडियम आयन, और सोडियम आयन को जो है हम लोग कहां से? फिल्ट्रेट से। फिल्ट्रेट कहां पर प्रेजेंट है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला और कलेक्टिंग डक्ट वाला, उससे वापस से रीअब्सॉर्ब करके हम लोग नेफ्रॉन से वापस से ब्लड में मांग रहे हैं सोडियम को, ताकि ब्लड प्रेशर वापस से बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इट विल स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस फ्रॉम डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, और अगर ऐसा अचीव हो रहा है तब हम ये हमेशा ध्यान रखें कि सोडियम आयंस ऑब्लिगेटरीली वाटर को भी साथ में लेके आएंगे। ठीक है, तो जहां सोडियम है वहां वाटर अपने आप जाएगा। ठीक है, व्हेन सोडियम मूव्स, ठीक है, इट टेक्स वाटर अलोंग विथ, हमेशा। ठीक है, इट टेक्स वाटर अलोंग विथ। ठीक है, और इसीलिए हम बोलते हैं जहां सोडियम वहां वाटर। ठीक है, तो जहां सोडियम वहां वाटर। इसको हिंदी में लिख देती हूं, सही लिख रही हूं क्या? जहां सोडियम, ठीक है, वहां वाटर, मतलब सही लोकेशन पे लिख रही हूं। आई होप तुम लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, जहां सोडियम वहां वाटर, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, हमेशा ऑब्लिगेटरीली जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस हिसाब से हम बोलेंगे कि इट विल स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयंस एंड वाटर। ठीक है, दोनों को साथ में मिला देते हैं, सोडियम आयंस एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट बैक इनटू द ब्लड। इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, तो इस वाले स्टेप से फायदा होगा हमारे पास में दैट द ब्लड प्रेशर विल increase to normal। ठीक है, the blood pressure will increase to normal and this is the function which is achieved by the mineralocorticoids। ठीक है, while they are actually absorbing the sodium ion। जब हम लोग सोडियम आयन को अब्सॉर्ब करवा रहे हैं तब हमें एक बदले में कोई ना कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन को फिल्ट्रेट में भेजना होगा ताकि उसको हम लोग एक्सक्रीट आउट कर सकें। तो हम बदले में भेजेंगे किसको? पोटेशियम आयन को। ठीक है, तो एक फंक्शन तो इसका ये हुआ दैट इट विल स्टिमुलेट द रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम आयन एंड वाटर फ्रॉम डीसीटी बैक इनटू द ब्लड। ठीक है, इसके साथ एक फंक्शन और लिख रही हूं मैं यहां पे, ऑल्सो इंक्रीज एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन। ठीक है, पोटेशियम आयन को फिल्ट्रेट में भेज रहे हैं और फिल्ट्रेट से सोडियम को उठा के ब्लड में भेज रहे हैं। इस हिसाब से ये ब्लड प्रेशर को वापस से नॉर्मलाइज करने में हेल्प करेगा। ये हुआ हमारे पास फंक्शन ऑफ द लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा एंड इट्स हार्मोन दैट इज मिनरलोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी, उसमें एग्जाम्पल एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट कंप्लीट होता है। So this is done. Now the next layer which we are going to talk about is going to be the zona हमारी fasciculata, सेकेंड वाली। ठीक है, हमने ये वाली पढ़ ली है ग्लोमेरुलोसा। सेकेंड देखते हैं हम लोग जोना fasciculata और इसके हॉर्मोन्स कौन से हैं। ठीक है, चलो, तो जोना fasciculata लेयर के जो हॉर्मोन्स हैं उसकी कैटेगरी का नाम हमने दिया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, अगर याद हो तो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अभी जैसे मैंने मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का फंक्शन आप लोगों को बताया तब मैंने इमीडिएटली बोला कि ये मिनरल मतलब कि सोडियम आयन मेनली का ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ाता है। वैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम से आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि ग्लूकोज का कंसंट्रेशन क्या करता है? इंक्रीज इन ब्लड।
ठीक है, ऐसे करके अगर हम याद रखेंगे इसको तो हमें समझ आएगा कि मेन फंक्शन ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कैटेगरी ऑफ हॉर्मोन्स, जिसमें कि 3 एग्जाम्पल थे, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, तीनों, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, ये तीनों के तीनों हॉर्मोन्स मिलकर जो हैं ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ाएंगे कैसे भी। जब जैसे ये कैसे भी वर्ड जो है ये मैंने आप लोगों को कैल्शियम होम्योस्टेसिस में भी बताया था कि कैसे भी बढ़ाएगा, चाहे वो बोन से लेके आ रहा था कैल्शियम, ठीक है, वैसे हम देखेंगे ये कैसे भी बढ़ाएगा, मतलब कि ये दूसरे सोर्सेस से, माने कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से भी कार्बोहाइड्रेट बनवाएगा बॉडी में, क्योंकि इसको कैसे भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ाना है, ठीक है। तो ये हार्मोन जनरली स्ट्रेस में रिलीज होता है, मोस्टली ये बॉडी के किसी ना किसी स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होने वाला हार्मोन है, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बेसिकली क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इनका बहुत बड़ा अकाउंट है, ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट या मेजर फंक्शन हो जाएगा दैट विल बी इंक्रीजेस द ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, बाय नाउ व्हाट कैन बी डिफरेंट मीन्स जिससे कि ये ब्लड ग्लूकोज बढ़ा सके। पहला मीन्स हमारे पास में, अच्छा ओके, पहला मीन्स हमारे पास हो जाएगा, वेट दिस इज नॉट द इरेजर, ओके, तो ये ग्लूकोज कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ाएगा बाय वन मीन इज द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, वी कैन से ग्लाइकोजीनोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोजन्स लाइसिस मतलब कि ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इट विल ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन टू ऑब्टेन ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया। अच्छा, दूसरा फंक्शन इसका क्या है, ये क्या करवाएगा, ये काम करवाएगा ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लिपोलाइसिस, ठीक है, ये लिपिड का ब्रेकडाउन करवाएगा। और तीसरा फंक्शन ये क्या करवाने वाला है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि प्रोटियोलाइसिस, ठीक है। लिपिड के ब्रेकडाउन से स्मॉलर लिपिड मॉलिक्यूल्स बनेंगे और प्रोटीन के ब्रेकडाउन से अमीनो एसिड्स बनेंगे, और इनके सिंपलर मोइटीज से हम बेसिकली क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाना, मतलब कि ग्लूकोज को किसी न्यू सोर्स से बनवाना, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, किसी कार्बोहाइड्रेट से नहीं बल्कि प्रोटीन और फैट से हम लोग बनवा रहे हैं यहाँ पर ग्लूकोज, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। ये हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन किसका, तो हम बोल रहे हैं हमारे पास में जोना फैसिकुलेटा से रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, उनका मेन फंक्शन है ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाना। क्या यही एकमात्र फंक्शन है, तब हम बोलेंगे नो, दे परफॉर्म मेनी अदर फंक्शंस, ठीक है। मेनी अदर फंक्शंस में हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, एक मिनट, हाँ सेकेंड फंक्शन लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, बी फंक्शन, ओहो वेट, फंक्शन बी, ठीक है। एक फंक्शन हमारे सामने हो गया ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ाना बाय एनी मीन्स, मतलब कि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन या तो फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस। सेकंड देखते हैं हम लोग, वो फंक्शन है, अच्छा फंक्शन है ये होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर। कौन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, तीनों कैसे होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। अब क्या होता है, जब भी स्ट्रेस होता है ना किसी भी इंडिविजुअल को, तब स्ट्रेस के अंदर बॉडी में बहुत सारे मार्कर्स रिलीज होते हैं, ठीक है। स्ट्रेस के अंदर कुछ एक मार्कर्स रिलीज होते हैं जिसमें हम लोग बोलेंगे इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स भी रिलीज होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स, और एक होता है एनएफ कप्पा बी, हालांकि थोड़ा ज्यादा डिटेल चला गया, इसकी जरूरत नहीं आपको, पर इन्फ्लेमेटरी मार्कर बनते हैं बॉडी में स्ट्रेस में। और
कॉर्टिसोल क्या करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन देता है। कैसे, ठीक है, इट इनहिबिट्स फैगोसाइटोसिस, इट इनहिबिट्स फैगोसाइटोसिस एंड WBC's प्रोडक्शन। ये WBC के प्रोडक्शन को क्या कम करवा देता है, क्या करवा देता है, कम करवा देता है। WBC कम बनेंगे तो ऑटोमेटिक सी बात है कि इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। ये एक फंक्शन हुआ। तीसरा फंक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड का हो जाता है, ये हो जाते हैं डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी, डिक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। अगर कोई भी हार्मोन एंटीबॉडी के प्रोडक्शन को कम कर रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो किसके ऊपर काम कर रहा होगा, बी लिम्फोसाइट्स के ऊपर, बी लिम्फोसाइट की एक्टिविटी को रिड्यूस कर रहा होगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे इट इनहिबिट्स बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसीलिए इम्यूनिटी सप्रेस हो गई एक प्रकार से। जब एंटीबॉडी नहीं बन रही है तो इम्यूनिटी कैसे हो गई, सप्रेस हो गई। इसीलिए हम बोलते हैं इनको इम्यूनोसप्रेसेंट्स। ठीक है, तो नेचुरली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स इम्यूनोसप्रेसेंट होते हैं। ये इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी इंसान की। ठीक है, इसीलिए जब भी किसी इंसान की बॉडी में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन होता है तब भी स्टेरॉइडल मेडिकेशंस देते हैं। ठीक है, जब भी किसी इंसान को ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ होता है तब भी साइक्लोस्पोरिन के अलावा और भी इम्यूनोसप्रेसेंट एजेंट्स दिए जाते हैं, स्टेरॉइडल बेस्ड मेडिकेशंस दिए जाते हैं, जिसमें कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के जैसे एनालॉग्स दिए जाते हैं। जिसमें कि मैं आपको एक एग्जाम्पल का नाम यहाँ बता देती हूँ ताकि आप अगर कभी भी ज्यादा ठीक से पढ़ना चाहें तो आप इसको सर्च करिएगा, मिथाइल प्रेडनिसोलोन। ठीक है, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक मेडिकेशन है जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होता है। ठीक है, और ये दिया जाता है इन्फ्लेमेशन को कम करने में, है ना। तो ऐसे करके मेडिसिन भी, इससे हम लोग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लाइक मेडिकेशन भी बनवाते हैं ताकि हम किसी इंसान को इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए मेडिसिन दे सकें, एंटीबॉडी प्रोडक्शन कम करने के लिए मेडिसिन दे सकें। ठीक है, इसके अलावा और क्या, जब मैंने कहा कि ये बॉडी में स्ट्रेस कंडीशन में रिलीज होता है, तब स्ट्रेस कंडीशन में बॉडी के हर एक सेल को ज्यादा काम करना है, ज्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, और सर्वाइविंग बढ़ाने की कोशिश करनी है। इन सब केसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा होगी। इसीलिए मुझे बता दो, क्या मैं ये बोलूं कि ऑक्सीजन तब ज्यादा होगा जब आरबीसी ज्यादा होंगे, क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होती है ना। हीमोग्लोबिन हैज द बाइंडिंग कैपेसिटी फॉर ऑक्सीजन, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये एरिथ्रोपोइसिस करवाएगा। ठीक है, मतलब कि ये आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा, ऐसा ये हार्मोन है, आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा। इतने फंक्शन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट वंस जो हमने पढ़े। हमने कौन कौन से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के फंक्शंस पढ़े, ग्लूकोज के लेवल को कैसे भी करके बढ़ाना। ठीक है, WBCs को सप्रेस करना, फंक्शनिंग को, ताकि एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी अचीव हो सके। लिम्फोसाइट्स जो कि एक प्रकार के WBC ही हैं, उनको भी सप्रेस करना ताकि हम बोलेंगे कि इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी अचीव हो सके। और आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना ताकि एरिथ्रोपोइसिस हो सके। ये है फंक्शंस ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, है ना। तो दो हमने देख लिए, हमने जोना ग्लोमेरुलोसा के मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स देख लिए, हमने जोना फैसिकुलेटा के हॉर्मोन्स देख लिए, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के बाद हमारे पास थर्ड आता है जोना रेटिकुलरिस के हॉर्मोन्स। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, जोना रेटिकुलरिस। देखो रेटिकुलरिस, इसके जो हार्मोन्स होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, एंड इसमें हार्मोन आते हैं टेस्टोस्टेरॉन लाइक हार्मोन्स। ठीक है, तो इसके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं उनके 3 नाम मैंने आपको ऑलरेडी लिखवाए थे, अगर आपको याद हो, अभी लिखवाए थे। डिहाइड्रो एपी एंडोस्टेरॉन, एक तो ये हार्मोन है, एंड्रोस्टीन डायऑन दूसरा हार्मोन, तीसरा हमारे पास में है टेस्टोस्टेरॉन।
ये सारे के सारे हॉर्मोन्स क्या काम करते हैं? ये सारे के सारे हॉर्मोन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, को बेसिकली प्रकट करने में मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि माउस्टैच, बियर्ड, ठीक है। और हम बोलेंगे थोड़ी सी लो पिच वॉइस, ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये एडिशनली ये हार्मोन लाएंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन्स टेस्टिस से नहीं बनते, बिल्कुल बनते हैं, लेकिन टेस्टिस के अलावा भी इनकी सोर्सिंग है, और सोर्सिंग क्या हो जाएगी? एड्रिनल ग्लैंड की जोना रेटिकुलरिस लेयर, ठीक है। तो क्या क्या हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में? हम लोग बोल देंगे बियर्ड एंड माउस्टैच, ठीक है। उसके अलावा लो पिच वॉइस, ठीक है, ओके। डेवलपमेंट ऑफ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसमें भी हेल्प करेगा, ठीक है। एंड इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस थे, बियर्ड, मॉस्टैच, लो पिच वॉइस, डेवलपमेंट ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। हाँ, एक है मतलब एग्रेसिवनेस, थोड़ा सा एग्रेसिव, कंपैरेटिवली मेल आर मोर एग्रेसिव व्हेन कंपेयर्ड टू फीमेल, तो एग्रेसिवनेस कैन ऑल्सो बी देयर, ठीक है। दिस इज अ जनरल कैरेक्टरिस्टिक इम्पार्टेड बाय टेस्टोस्टेरोन, ओके। So these are some of the symptoms which, not symptoms, these are some of the functions which we will say the zona reticularis hormones will perform. Okay, so these are the three different layers and their respective hormones. इनके respective hormone हमने देख लिए और उनके हमने functions देख लिए। अब diseases देखते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है इन जो hormones हैं इनकी कोई भी problem हुई है तो हमें क्या क्या disease के सामने आ सकते हैं हमारे पास। तो हम देखते हैं, कुछ एक डिजीज के नाम लिख देती हूं मैं यहाँ पे। पहला मैं लिख रही हूं एक डिजीज, उसका नाम है एडिसन्स डिजीज, एडिसन्स डिजीज, ठीक है। अब एडिसन्स डिजीज समझना, ये एक्चुअल में याद करने का तरीका बता रही हूं कि क्या होती है डिजीज। इसमें याद रखना, ए से याद रखना एड्रिनल, ठीक है, और डी से याद रखना डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तब आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आएगी इसको याद करने में। इस पर्टिकुलर डिजीज में क्या हो जाता है? एड्रिनल ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। बाय इट कैन बी बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। कई बार ऐसा भी होता है कि एक्सीडेंट जब हुआ किसी इंसान का, उसको गंभीर चोटें आई, इंटरनल बॉडी में भी आई, तब भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कई बार इम्यून रिएक्शंस के कारण डिस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। किसी किडनी पेशेंट के अंदर किडनी फेलियर हुआ है, किडनी की तरफ ब्लड सप्लाई कम हो गया है, तब भी एड्रिनल ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्योंकि किडनी के बहुत क्लोज कांटेक्ट में है, ठीक है। इस हिसाब से ये ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन कई बार हो सकता है, और ऐसे केस में डिजीज को बोलते हैं एडिसन्स डिजीज। इसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे? तो ऐसे याद रखना कि जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड करवा रहा था, ठीक है, जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड करवा रहा था वो अब करवा नहीं पाएंगे, है ना। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड सोडियम का लेवल ब्लड में बढ़ा रहा था, तब जब एड्रिनल ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन हो गया तो ब्लड में सोडियम का क्या हो जाएगा? लेवल कम। तो सोडियम लेवल्स इन ब्लड डिक्रीज, ये एक सिम्टम, ठीक है, ओके। पोटेशियम लेवल इन ब्लड विल बी इंक्रीज्ड, ये भी एक सिम्टम, ठीक है। ग्लूकोज लेवल इन ब्लड विल बी डिक्रीज्ड, है ना, क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नहीं बन रहे, ओके। ऐसे करके हम बोलेंगे कि फैट breakdown will not happen, impairment, ठीक है। इस हिसाब से फैट डिस्ट्रीब्यूशन होगा abnormal, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा abnormal, ठीक है। ऐसे करके इंसान के अंदर सिम्टम्स आना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये हुआ एड्रिनल ग्लैंड के डिस्ट्रक्शन के ऊपर डिजीज। नेक्स्ट देखिए अगर हम लोग, तो हमारे सामने आ जाती है नेक्स्ट, वो है कॉन्स डिजीज या एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोनिज्म, इसी को और कुछ बोलते हैं, इसी को बोलते हैं कॉन्स डिजीज, बोलते थे, अब इसको एल्डोस्टेरोनिज्म ही बोलते हैं, ठीक है। चलो, कॉन्स डिजीज में क्या होता है? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर बेसिकली जोना ग्लोमेरुलोसा वाली लेयर के अंदर अगर कोई कैंसरस ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है, ट्यूमर फॉर्मेशन हो जाए और सेल्स ज्यादा डिवाइड करें तो एल्डोस्टेरोन भी ज्यादा बनेगा, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा? यहां लिख रही हूं मैं इसको, इस साइड पे लेके,
ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एल्डोस्टेरॉन प्रोडक्शन इंक्रीजेस, बहुत ज्यादा इंक्रीजेस ड्यू टू ट्यूमर इन जोना ग्लोमेरुलोसा लेयर। ठीक है, और ऐसे केस में क्या हो रहा है कि जब मैंने कहा एल्डोस्टेरॉन है तो सोडियम को ब्लड में बढ़ाता है, एल्डोस्टेरॉन बहुत ज्यादा है तो ब्लड में सोडियम बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका सिम्टम देखो, सोडियम लेवल इन ब्लड विल इंक्रीज बहुत ज्यादा। ठीक है, इतना इंक्रीज हुआ तो इंसान का क्या बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि जहां सोडियम वहां वाटर, तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है कि ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया किसी इंसान का और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ा है, तो उसके किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे, रेट हाई, उसकी किडनी फेलियर के चांसेस रहेंगे। और एल्डोस्टेरोनिज्म वाला पेशेंट जो है उसका किडनी भी खराब हो सकता है और उसको हेमोरेज भी हो सकता है, मतलब कि इस व्यक्ति को बहुत सतर्क रह के काम करना पड़ेगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोनिज्म वाले पेशेंट को। तो ये दो डिजीज हुई, एक हुई एडिसन्स डिजीज, एक हुई एल्डोस्टेरोनिज्म। मैं देखती हूँ उसका कोई का फोटो होगा, इसका एक का लिया हमने यहाँ पर एडिसन्स डिजीज का, देख लो। एड्रिनल ग्लैंड का डिस्ट्रक्शन जब हो गया तब देखना ध्यान से, क्या क्या होगा, एड्रिनल ग्लैंड डिस्ट्रक्शन हो गया तो ग्लूकोज कम है ना, हाइपोग्लाइसेमिया। ठीक है, देख रहे हैं, ओके। फिर क्या हो जाएगा, हाइपोटेंशन, क्यों, क्योंकि ब्लड प्रेशर कम होगा, क्यों, क्योंकि सोडियम कम है। ठीक है, तो वही सब सिम्टम्स लिखे हैं, कुछ अलग नहीं है, जो मैंने बताया वही चीजें हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमारे सामने आएंगी एडिसन्स डिजीज में, इंसान बहुत दुबला पतला सा हो जाता है। एक और देखते हैं हम, नेक्स्ट डिजीज, हमने दो देखी हैं अभी तक। ठीक है, हम थर्ड देखते हैं। थर्ड डिजीज का नाम है, यहां लिख देती हूं मैं इस पे साइड में, इज कॉल्ड एज कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम ये कब होती है, ये तब हो जाती है जब किसी इंसान को एड्रिनल ग्लैंड में कैंसर हो गया, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू कि सिर्फ एक लेयर में हुआ है क्या, ये एड्रिनल ग्लैंड का ही कैंसर है मेनली। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर फॉर्मेशन अगर है तो, ठीक है, तब इस केस में क्या होगा, इस केस में व्यक्ति के बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आएंगे, जहां पर क्योंकि ट्यूमर फॉर्मेशन हुआ है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी ज्यादा होंगे, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी ज्यादा होंगे, तो सोडियम भी ज्यादा होगा, पोटेशियम कम होगा। ठीक है, और मल्टीपल फंक्शंस। ठीक है, फैट का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अबनॉर्मल तरीके से ज्यादा होगा, ऐसे करके बहुत सारे सिम्टम्स आएंगे इस इंसान में। ठीक है, तो इसको देखें ध्यान से अगर हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है, कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा होना। ठीक है, क्योंकि सोडियम का लेवल बहुत ज्यादा है इसीलिए नर्वस सिस्टम बार बार एक्टिवेट होगा, तो सीएनएस इरिटेबिलिटी आएगी, सोडियम और फ्लूइड का रिटेंशन होगा, क्योंकि जहां सोडियम वहां वाटर, और इसीलिए बॉडी में स्वेलिंग रहेगी, ईडिमा। ठीक है, और बहुत ज्यादा प्रोटियोलाइसिस होने के कारण से, बहुत ज्यादा लिपोलाइसिस होने के कारण से, ठीक है, प्रोटियोलाइसिस कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मतलब कि जितना भी प्रोटीन है ब्रेक हो रहा है क्योंकि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा है। ठीक है, लिपोलाइसिस हो रहा है क्योंकि लिपिड ब्रेकडाउन हो रहा है। ऐसे करते करते ये इंसान भी थिन हो जाएगा, इसकी एक्सट्रीमिटीज थिन हो जाएंगी। ठीक है, और इसका जितना भी फैट रहेगा वो सिर्फ सेंट्रल फैट रहने वाला है। ठीक है, सेंट्रल फैट के अलावा इसका कोई फैट नहीं रहने वाला है। ऐसे करके इसमें सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, इसके अंदर सारे के सारे ही लेयर्स में कैंसर होने के चांसेस हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन से में नहीं है, ऐसा नहीं, सब में चांसेस हैं। तो हम इसीलिए ये भी बोलेंगे कि इसके अंदर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा अगर, तो फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ के आना, इसके कारण से फीमेल के अंदर हेयर का डेवलपमेंट हो सकता है, हिरसुटिज्म, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो सकती है, एमेनोरिया। और मेल की बॉडी में जो है ऑपोजिट सिम्टम्स में गायनेकोमेस्टिया, मतलब कि मैमरी ग्लैंड्स का हम बोलेंगे कि एक तरीके से एनलार्जमेंट हो जाना, ये गायनेकोमेस्टिया आ जाएगा मेल्स के अंदर। ऐसे करके बहुत सारे अबनॉर्मलिटीज डेवलप होंगी। जब जनरलाइज तरीके से बोलेंगे कि बॉडी में फैट भी टूट रहा है, प्रोटीन भी टूट रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सेंट्रल ओबेसिटी बढ़ रही है, ठीक है, तब उस इंसान को बोन रिलेटेड डिसऑर्डर होने के भी चांसेस हैं, इसीलिए ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकते हैं।
बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इतने सिम्टम्स रहते हैं हर डिजीज के, कितने याद करोगे, पर जो बेसिक हैं वो जरूर याद होने चाहिए और वो याद करने की जरूरत ना पड़े, इसीलिए हर डिजीज को मीनिंग याद रखो। कुशिंग सिंड्रोम में एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स में ट्यूमर हो गया, तो जो जो चीजें बन रही थी वो ज्यादा बन के आएंगी, ऐसा, ठीक है। तो ये थर्ड डिजीज हुई। और लास्ट डिजीज होती है एड्रिनल विरिलिज्म, फोर्थ, एड्रिनल विरिलिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें अगर हम बोले कि टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, या और बाकी जो भी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं उनका लेवल ज्यादा आए अगर, तो हम बोलेंगे विरिलिज्म नाम की डिजीज होगी इंसान को। और एड्रिनल विरिलिज्म में क्या होता है, एक्सेसिव हेयर प्रोडक्शन, ठीक है, एक्सेसिव हेयर प्रोडक्शन बॉडी में, ये एक सिम्टम है। दूसरा सिम्टम बियर्ड एंड मॉस्टैच फीमेल्स में भी डेवलप हो जाए अगर, तो हम बोलेंगे बियर्ड एंड मॉस्टैच इन फीमेल, ये भी डेवलप हो सकता है, ठीक है, अगर डिजीज फीमेल में हुई है तो, ठीक है। ये सिम्टम्स आ सकते हैं, यहाँ बोलेंगे एक तो होर्स वॉइस ऑफ फीमेल, लड़के जैसी आवाज हो जाए, ठीक है, होर्सनेस इन वॉइस इन फीमेल्स, ठीक है, ओके। वेरी इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस इन मेल्स, ये दोनों में हो सकती है ना डिजीज तो, क्योंकि तो इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ऐसा डिस्ट्रक्टिव सा हो सकता है इंसान, क्रिमिनल में कन्वर्ट हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं एड्रिनल विरिलिज्म में। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंड। एड्रिनल कॉर्टेक्स पोर्शन हमने अभी देखा है और मेड्यूला पोर्शन हमारा देखने को भी बाकी है, ठीक है। सो दिस इज डन। एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स पढ़ाया मैंने और मेड्यूला पोर्शन को मैं अगले क्लास में कवर करती हूँ। हमने सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड में कॉर्टेक्स पढ़ा है आज, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में विल कवर विद द एड्रिनल ग्लैंड्स मेड्यूला पोर्शन। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। एंड ट्राई टू स्टडी ऑल द लेक्चर्स टाइमली, मतलब अपलोड होते से ही पढ़ो, इसको बहुत ज्यादा इकट्ठा करके मत रखो, अदरवाइज आखिरी में बहुत बर्डन हो जाएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। सो बाय एवरीवन, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास नाउ।